हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेट टू एलिवेट में। बच्चों, आज की हमारी क्लास में हम पढ़ेंगे बल क्या होता है और उनके प्रकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। बच्चों, पिछली क्लासेस में हम पढ़े थे कि जो वस्तुएं होती हैं, मतलब गति के बारे में पढ़े थे मोशन इज मूवमेंट एंड मूवमेंट इज लाइफ, मतलब गति ही जीवन है और जीवन ही गति, इसके बारे में। उस समय हमने स्टेशनरी और मूविंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी पढ़ा था कि कौन सी वस्तुएं विराम में होती हैं और कौन सी वस्तुएं गतिशील अवस्था में होती हैं। तो हम जानते हैं बच्चों, किसी भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग में कन्वर्ट करने के लिए या मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ ताकत लगानी पड़ती है। चलती वस्तु को हमको रोकना है तो ताकत लगाना है, और अगर कोई वस्तु स्थिर है, विराम में है और उसको गतिशील बनाना है तो भी हमको ताकत लगाना पड़ता है। तो ये ताकत है बच्चों, यही बल कहलाता है, या हम बोल सकते हैं धकेलना या खींचना पड़ता है। तो ये जो पुल और पुश होता है बच्चों, इसी को हम क्या बोलते हैं? बल। यही धकेल या खिंचाव बल कहलाता है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो इसके एग्जाम्पल जैसे किक अ बॉल और फुटबॉल, किक बॉल और फुटबॉल को किक करने के लिए हमको फोर्स लगाना पड़ता है। सेविंग अ गोल बाय एन गोलकीपर, जब गोलकीपर गोल को रोकता है तो उसको भी बल लगाना पड़ता है। फ्लिकिंग ए बॉल बाय अ हॉकी प्लेयर, स्टॉपिंग ए बॉल बाय अ फील्डर, ओपन और क्लोज अ डोर, दरवाजे को खोलने और बंद करने के लिए भी बच्चों हमको क्या करना पड़ता है? बल लगाना पड़ता है। इस चित्र में आप देखेंगे बच्चों, दो बच्चे दिख रहे हैं आपको, है ना, जो पुश और पुल के बारे में, जो धकेलना और खींचना होता है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट फोर्स होते हैं। देखिए, ये पुल कर रहा है अपनी ओर और ये पुश कर रहा है ना, ये धकेल रहा है और ये बच्चा अपनी ओर खींच रहा है। तो दोनों ही धकेलना और खींचना किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों? बल के अंतर्गत आते हैं। अब हम पुल के बारे में पढ़ेंगे। पुल मतलब क्या होता है? देखिए बच्चों, खींचना है ना, इसमें बहुत सारे चित्र पुल से रिलेटेड है। देखिए, ये जीप है ना, ऊपर की ओर कर रहे हैं, खींच रहे हैं। हम जब शूज में अपने टाई करते हैं, लेस को बांधते हैं, शू लेसेस को, तो वो भी एक प्रकार का पुल है। खंबे में चढ़ना, ये है ना, ये भी पुल है। हम अपनी किताबों को किसी रैक में, रो में जमाते हैं, वह भी एक प्रकार का पुल है। दरवाजे को खोलना अपनी ओर, यह भी पुल है। और पुट ऑन सॉक्स, जब हम मोजों को अपने पैरों में चढ़ाते हैं तो वह भी एक प्रकार का पुल है। अब पुश की बात करें तो धकेलना, तो धकेलने के लिए भी बहुत सारे चित्र हैं। देखिए, ये ग्लू निकाल रहे हैं, है ना, ट्यूब से, तो पुल कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। ये बॉल को धकेल रही है, रोल कर रही है, लिखने के लिए भी, है ना, और बुक को बैग के अंदर से निकालने के लिए भी, बॉल को किक करने के लिए, कोई चीज को फेंकने के लिए। तो ये सब चीजों में पुश करना पड़ता है, यह भी एक प्रकार का बल कहलाता है। इसमें आप देखेंगे बच्चों कि जो हमारा ये हैवी बॉक्स रखा हुआ है, इसको यह आगे की ओर धकेल रहा है ना, ताकत लगा रहा है। ऐसे हमारी ये ड्रॉर है मेज के अंदर, इसको हम अंदर बाहर कर रहे हैं, यह एक प्रकार का पुल और पुश। तो यह भी बच्चों क्या है? एक प्रकार का फोर्स है। तो पुल और पुश क्या होता है बच्चों? यही बल कहलाता है। इसमें देखिए टॉय कार है ना, टॉय कार को ये बच्चा खेल रहा है। इसमें कोई भी की वाली नहीं है, बैटरी वाली नहीं है, तो इसको अपने हाथों के प्रेशर से ही पुश करके आगे की ओर धकेलना पड़ेगा। तो ये पुश करने वाला जो एक्शन है बच्चों, यह भी एक प्रकार का बल है। ये देखिए, अनंत तल इंक्लाइंड प्लेन की सहायता से हैवी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर चढ़ा रहा है। तो इस तरीके से बच्चों बल क्या होता है? बल वह बाह्य कारक होता है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अब बच्चों, बल लगने के लिए कम से कम दो वस्तुएं होनी चाहिए। एक तो वह वस्तु जिस पर हम बल लगा रहे हैं, और दूसरा जो वह बॉडी जो उस पर बल लगा रही है, और इनके बीच अन्योन्य क्रिया मतलब इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक का अभाव होगा तो बल नहीं लगेगा। जैसे हम आकर खड़े हो गए मैदान में, आसपास कुछ नहीं, ना बॉल है, ना कोई हैवी बॉक्स है, कुछ भी नहीं है, तो खेल का मैदान में बस हम खड़े हैं, तो क्या वहाँ बल लगा रहे हैं? नहीं। बल लगाने के लिए हमारे आसपास कोई चीज होनी चाहिए, चाहे हम उसको गतिशील बनाएं या विराम में लाएं या उसका आकार परिवर्तित करें, चाहे हमारे हाथ में बैलून हो, बॉल हो जिसको हम दबाएं। तो इस तरीके से दो चीजें होना चाहिए, वह वस्तु जिस पर हमको बल लगाना है और बल लगाने वाले हाथ होने चाहिए, कारक होना चाहिए, मतलब दोनों के बीच इंट्रैक्शन होना चाहिए, तभी बल काम करता है। अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बल के क्या क्या प्रभाव होते हैं? बल लगाने से क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले, स्थिर वस्तु गतिशील
प्रदान करते हैं ना, गतिशील कर सकते हैं हम स्थिर वस्तुओं को, गति प्रदान करते हैं। तो इसका अपोजिट भी हो सकता है, गतिशील वस्तु को हम स्थिरता प्रदान करते हैं बल लगाकर। गतिशील वस्तु की दिशा में परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे हम जब बॉल क्रिकेट सब खेलते हैं तो हम दिशा परिवर्तित कर सकते हैं। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकते हैं बल लगाकर। वस्तु के आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। 5 प्रभाव हैं बल के। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो ये 5 चीजें होती हैं: गतिशीलता, स्थिरता, दिशा में परिवर्तन, चाल में परिवर्तन, आकार और आकृति में परिवर्तन। इनको हम चित्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे सारे जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं आप, यहाँ पे चेयर है। ये चेयर कैसी होती है बच्चों? अभी ये रेस्ट में है, इसको बल लगाकर इसकी स्थिति से परिवर्तन किया जा रहा है। ये टॉय हमारे पास है, इसमें व्हील लगा है, रस्सी से बांध के बच्चा इस पे बल लगाकर इसको अपने साथ साथ आगे चला रहा है। ये छोटी साइकिल चला रही है बच्ची, जब तक ये पैडल नहीं मारेगी, ताकत नहीं लगाएगी तो साइकिल मूविंग नहीं होगी। तो ये सारी विराम अवस्था में वस्तुएं, इनको हम बल लगाकर गतिशील बना सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनको हम उनकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, हम कितना भी बल लगाएं। जैसे देखिए बहुत पुराना गहराई से लगा हुआ अगर पेड़ है, हम अगर उसको खूब ताकत भी लगाएंगे तो भी हम टस से मस नहीं कर सकते। बहुत पुराना है, जड़ें उसकी गहरी हैं। छोटे पौधे, साग झाड़ी को तो हम तुरंत उखाड़ लेते हैं। इस तरीके के पेड़ को हम उसके स्थान से नहीं हटा सकते। तो क्या हमने बल नहीं लगाया? हमने बल लगाया, लेकिन स्थान में परिवर्तन नहीं कर पाए। ऐसी जमीन में नींव में गहरी दबी हुई दीवार है, हम उसको कितना भी बल लगाएंगे तो क्या हम उसको सरका सकते? नहीं, हमको किसी यांत्रिक बल की सहायता से उसको तोड़ना पड़ता है, क्रेन, बुलडोजर ये सब चला के। तो ये हम ये नहीं बोल सकते कि हम विराम या गतिशील अवस्था को विराम में, विराम को पूर्णतः गतिशील अवस्था में बदल सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको हमारी क्षमता नहीं है कि हम उनको उनके स्थान से हटा सकें, विराम को गतिशील कर सकें, है ना। तो वस्तु के ऊपर भी है कि वस्तु को उसके स्थान से परिवर्तित करने के लिए कितनी क्षमता का बल चाहिए। इसी तरीके से बच्चों ये जीफी देखिए, इसमें बच्चा क्या कर रहा है? फुटबॉल को अपने पैरों से किक मारते हुए आगे बढ़ा रहा है ना, आगे बढ़ते जा रही बॉल। इस वाले जीफी में आप देखेंगे इसमें दिशा में परिवर्तन हो रहा है, देखिए, है ना। किक करके बॉल को हर पल इसकी दिशा परिवर्तित हो रही है। तो हम अपने हाथों के प्रेशर से किसी भी दिशा में बॉल को अलग दूर हटा सकते हैं, किसी भी दिशा में उसका परिवर्तन कर सकते हैं। खेल के मैदान में तो होता ही है। हम कुछ और चित्र देखते हैं बच्चों। अब हम गतिशील अवस्था को विराम में कैसे लाएंगे उसको देख लेते हैं। ये देखिए बच्चों, हम जब भी साइकिल, मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, कोई भी इस तरीके का वाहन चलाते हैं तो ब्रेक लगाना पड़ता है। तो जब हम ब्रेक लगाते हैं बच्चों तो गतिशील वस्तु क्या होती है? विराम अवस्था में आ जाती है। जितने भी हमारे वाहन हैं तो ब्रेक लगा के भी हम वस्तु को गतिशील से विराम में बदल सकते हैं। इसी तरीके से खेल के मैदान में हम अपने हाथों की ताकत से बॉल को जो दूर से आ रही इसको रोक सकते हैं। फुटबॉल आ रही है तो उसको पैरों से रोक सकते हैं, है ना। गोलकीपर गोल को रोकता है अपने हाथ के बल लगाकर। तो इस तरीके से हम गतिशील वस्तु को बल लगा के विराम में ला सकते हैं। दिशा में परिवर्तन भी देखिए बच्चों कैसे हो रहा है। हम खेल के मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, लॉन टेनिस, बैडमिंटन, इसमें सब अपने हाथों की मांसपेशियों का उपयोग करके हम दिशा परिवर्तित कर देते हैं ऑब्जेक्ट की, चाहे वो शटल कॉक की बॉल हो है लॉन टेनिस में, और या हमारी शटल कॉक हो या हमारे क्रिकेट की बॉल हो, हम उनको अपने हाथों की मांसपेशियों की ताकत से हम उनकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों इस वाली जीफी में, है ना, ये ऑब्जेक्ट को कैसे ये दोनों तरफ से मूविंग कर रहा है। तो हम बल लगाकर किसी भी दिशा में किसी भी हैवी ऑब्जेक्ट को परिवर्तित कर सकते हैं। ये गोलकीपर द्वारा देखिए बच्चों आते हुए गोल को रोकने का प्रयास है ना। तो इसमें भी क्या हो रहा है? गतिशील अवस्था को विराम अवस्था में परिवर्तित करने। तो इस तरीके से बच्चों बल लगा के बहुत सारे कार्य, अवस्था में परिवर्तन, स्थिति में, गति में, दिशा में परिवर्तन, कुछ हम और चित्र देख के हमारे इस कंसेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। ये देखिए इसमें क्या हो रहा है बच्चों? झूला झूल रहा है ना। तो हम फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ए मूविंग स्विंग। अब हम गति भी बढ़ा सकते हैं। झूला झूल रहा है कोई बच्चा, हम पीछे से अगर बल लगा के और उसको धक्का देंगे तो झूला और तेजी से चलेगा। हम अगर सूनी सड़क है, खाली सड़क है, हम अपनी पैडल की स्पीड ज़्यादा तेज पैडल चलाएंगे तो हमारी साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी। तो हम बल लगा के गति में भी परिवर्तन कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं और गति को कम भी कर सकते हैं।
अगला है अवस्था में या आकार में परिवर्तन बच्चों बल लगाकर। ये देखिए बैलून है, इसको हम ताकत लगा के किसी भी शेप का बना सकते हैं। बाजार में बहुत सारे बैलून मिलते हैं, फुला के उनको मोड़ के छोटे छोटे पीसेस और जोड़ के बहुत शेप के बैलून बाजार में मिलते हैं, तो बल लगा के हम कर सकते हैं आकार में परिवर्तन। ऐसे देखिए हम घर में आटा गूंथते हैं बच्चों, है ना, ताकत लगाते हैं, बल लगाते हैं। हम फिर उसकी रोटी बेलते हैं, कोई तिकोनी, कोई पचकोनी, कोई गोल, है ना। इस तरीके से जब तक हम बेलन के माध्यम से हाथों का बल नहीं लगाएंगे तो क्या आटा की लोई से रोटी बनेगी? नहीं, तो हमको रोटी बेलने के लिए बल लगाना पड़ता है। ये पेस्ट है, पेस्ट से हम टूथपेस्ट का ट्यूब है, इससे हमको अगर पेस्ट निकालना है तो हमको, या कोई क्रीम हो सकती है, कोई दवाई की क्रीम, मलहम हो सकती है, तो जब तक हम अपने हाथों का बल नहीं लगाएंगे तो हम उसको नहीं निकाल सकते। तो किसी बेलनाकार, किसी भी आकार की ट्यूब हो सकती है और हम ताकत लगा के उसके आकार में परिवर्तन कर देते हैं। अब ये देखिए बच्चों, स्प्रिंग है ना, ये स्प्रिंग की लंबाई कैसी छोटी है, हम इसको खींच देंगे तो स्प्रिंग की लंबाई बढ़ जाएगी, आकार परिवर्तित हो गया, छोटी से लंबी हो गई। ऐसे बैलून है ना, ये देखिए पैराबोला के शेप में हम इसको दबा के सर्कल के शेप में ले आए। तो इस तरीके से बच्चों हम आकार और अवस्था दोनों में बल लगाकर उनमें परिवर्तन कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे बच्चों के फार्मूला क्या है और यूनिट्स क्या होती है फोर्स की। तो सबसे पहले देखते हैं फार्मूला क्या होता है। बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणित त्वरण, और इसका फार्मूला जब हम साइंस लैंग्वेज में लिखेंगे m इंटू ए। एम का क्या है बच्चों? मास, है ना। किसी वस्तु में निहित पदार्थ या कणों की मात्रा, किसी पदार्थ में निहित कणों की मात्रा उसका द्रव्यमान कहलाती है, इसको इंग्लिश में मास बोलते हैं। ए मतलब त्वरण या एक्सीलरेशन। यह शब्द थोड़ा नया है बच्चों, आप लोग इसको क्लियर करने के लिए मैं आपको बताती हूँ। जब आप लोग मोटरसाइकिल, टू व्हीलर, फोर व्हीलर कुछ भी चलाते हैं, बस वगैरह में बैठते हैं, तो देखते हैं कभी भी रोड खाली दिखता है तो एक्सीलरेटर दबा के हम स्पीड को बढ़ा देते हैं, वही होता है एक्सीलरेशन। मतलब समय के साथ जब वस्तु के वेग में परिवर्तन होता है, वेग बढ़ता है, तो हम उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। और जब कम होता है, हम कम करते हैं, तो मंदन कहलाता है। तो समय के साथ किसी वस्तु की गति में जो परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है, वही त्वरण है, एक्सीलरेशन कहलाता है। बल के फार्मूला में इसका बहुत बड़ा योगदान है, m इंटू ए मतलब द्रव्यमान गुणित त्वरण। अब व्हाट इज एक्सीलरेशन, इसको हम और क्लियर कर देते हैं। वेग परिवर्तन की दर, अर्थात समय के साथ वस्तु के वेग में किस दर से परिवर्तन होता है, उसके लिए हम जिस राशि का उपयोग करते हैं उसे हम कहते हैं त्वरण। किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। यदि वेग बढ़ता है तो त्वरण धनात्मक आता है, और यदि वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक आता है, इसे हम मंदन कहते हैं। पर यदि वेग समान समय अंतराल में एक समान परिवर्तन होता है, तब त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। अब इस जिफी में देखने का बच्चों आप प्रयास करिएगा। ये देखिए 3 ये हवाई जहाज हैं। अब एक साथ एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, लेकिन गंतव्य तक कौन पहले पहुंचता है, इसको आप देखने का प्रयास करिए। देखिए ब्लू वाला पहले पहुंच रहा है ना, उसके बाद ग्रीन, उसके बाद रेड। तो इसका मतलब क्या है बच्चों? समय के साथ वेग में परिवर्तन किसमें सबसे ज्यादा हो रहा है, मतलब जिसमें ज्यादा हो रहा है मतलब उसका त्वरण ज्यादा है। इसी तरीके से बच्चों ये वाला देखिए, हमारे पास 2 ट्रक है, फ्यूल मतलब डीजल से, एक पेट्रोल मतलब, और दूसरा डीजल से चल रहा है। अब दोनों देखिए एक समान समय पे चलना स्टार्ट किए, लेकिन किसकी स्पीड समय के साथ बढ़ गई? फ्यूल सेल वाले की, और डीजल वाला धीरे धीरे चल रहा। समय भी दिखा रहा है, देखिए आप देखते जाइए समय, है ना। समय के साथ इनमें जो वेग है, कम समय में ज्यादा दूरी तय कर रहा है, इसका वेग ज्यादा है, तो इसका त्वरण भी ज्यादा है। इस तरीके से बच्चों यही टर्म जो समय के साथ वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है बच्चों? त्वरण कहलाती है। अब हम देखेंगे बच्चों त्वरण को जब फार्मूला से हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। ये वाला चित्र देखिएगा, त्वरण बराबर हम क्या निकालेंगे? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अंतिम वेग मतलब अंतिम वेग क्या था? वेग हम जानते हैं बच्चों, हम पिछली क्लास में गति है ना पढ़े थे, चाल और वेग। वेग क्या होता है बच्चों? किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी बटे समय, मतलब निश्चित समय में वस्तु ने कितनी दूरी तय की, इसको हम वेग बोलते हैं। तो अंतिम वेग देखेंगे वस्तु का और प्रारंभिक वेग, और दोनों को घटा देंगे और उसमें समय से भाग कर देंगे तो आ जाएगा त्वरण। मैंने बताया समय के साथ वेग परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती। तो वेग परिवर्तन हम कैसे निकालेंगे? अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे। जैसे हम स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलना प्रारंभ किए, लेकिन हम कुछ समय बाद हमारी स्पीड बढ़
गई और हम 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने गंतव्य की ओर चले और पहुंचे, तो हम 20 माइनस 10 करेंगे, है ना, तो वेग परिवर्तन आ जाएगा हमारा। और कितना समय में हमने वेग परिवर्तन किया, उसमें डेल्टा टी। यहाँ पे जो त्रिभुज जैसा चिन्ह बना है बच्चों, इसको डेल्टा बोलते हैं, मतलब ये परिवर्तन को बताता है। डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, इसका मतलब होता है दोनों में क्या समय में परिवर्तन हुआ और वेग में क्या परिवर्तन हुआ। इस त्रिभुज का मतलब यही होता है, इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं डेल्टा। अब हम इसका जब त्वरण का फार्मूला लिखेंगे बच्चों, तो वेग का फार्मूला होता है मीटर प्रति सेकेंड, और फिर से उसमें समय से डिवाइड किए हैं तो क्या हो जाएगा, मीटर बटे 2 बार सेकेंड। एक बार इस वेग का सेकेंड आएगा नीचे, दूसरे बार इस सेकेंड का, तो इसकी यूनिट बन जाएगी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब सेकेंड स्क्वायर का मतलब 2 बार सेकेंड। अब हम इन सब चीजों को फार्मूला में पुट कर देंगे। हम जानते हैं जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसको किलोग्राम में नापते हैं, और त्वरण की इकाई मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, दोनों SI यूनिट है। हम मापन में 6 क्लास में पढ़ चुके हैं कि SI यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, तो द्रव्यमान की स्टैंडर्ड यूनिट किलोग्राम होती है और त्वरण की मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अभी हमने निकाला। तो बल की इकाई क्या हो जाएगी बच्चों, किलोग्राम गुणित मीटर बटे सेकेंड का स्क्वायर। तो यही हो गया बच्चों हमारा जो बल है उसका फार्मूला और उसकी इकाई। अब हमको पढ़ना है बच्चों कि ये जो इकाई है ना, ये किसके बराबर होती है। इसका एक और नाम होता है न्यूटन। बल की एक इकाई होती है बच्चों न्यूटन, एन से इसको डिनोट करते हैं। तो ये न्यूटन शब्द आया कहाँ से, है ना, सर आइजैक न्यूटन के नाम पर इसका नाम पड़ा है। और ये होता किसके बराबर है, जैसे हमने यहाँ पे किलोग्राम लिखा, अगर ये सारी राशि को हमको न्यूटन में बदलना हो तो कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ये मैं आपको बताती हूँ। बच्चों देखिए हथेली है ना, आपके घर में 100 ग्राम का बांट होगा, नहीं तो 100 ग्राम वजन की वस्तु आप अपने हाथ में रखिए, और जितना बल वो 100 ग्राम की वस्तु आपके हाथ में लगाएगी वह किसके बराबर होता है बच्चों, 1 न्यूटन के बराबर, है ना। 100 ग्राम की वस्तु आपकी हथेली में पड़ी है और आपकी हथेली पर उस वस्तु के द्वारा जो बल लग रहा है उसी को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। 100 ग्राम की बात कर रहे हैं ना। अगर हम किलोग्राम की बात करेंगे बच्चों, तो हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो 100 को हम जब 10 बार करेंगे तब होगा हमारा 1000। तो हम यहाँ पे जो 1 किलोग्राम फोर्स है, 1 किलोग्राम का जो बल है, इसको हम 1000 ग्राम फोर्स में बदल देते हैं। 1 किलोग्राम को हम किस में बदल दिए, 1000 ग्राम में। और थोड़े बहुत ऊर्जा का हास ये सब मिला के क्या होता है बच्चों, ये 10 न्यूटन ना लिख के हम क्या लिखते हैं, 9.8 न्यूटन। जबकि हमको क्या लिखना चाहिए, 1 किलोग्राम बल बराबर 10 न्यूटन, इसके अकॉर्डिंग। लेकिन वो थोड़ा बहुत उस सब में निकल जाता है, ऊर्जा हास ये सब में, तो हम इसका शुद्ध मान क्या लिखते हैं जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आगे की क्लासेस में आपके बहुत काम आएगा। तो ये आया कहाँ से, आप याद रखिएगा कि 1 किलोग्राम बल है जो 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। यह जानना हमको बहुत जरूरी है ना। तो हम जान गए इससे बच्चों कि 1 किलोग्राम का जो बल है वो 1000 ग्राम बल के बराबर होता है, और उसको हम न्यूटन में लिखना हो तो 9.8 न्यूटन लिखेंगे। अब बच्चों 1 न्यूटन को हमको कैसे डिफाइन करना, मतलब इस राशि को और इस राशि को आपस में कैसे कन्वर्ट करना, कैसे कोरिलेट करना, तो इससे भी हम समझ सकते हैं बच्चों। ये हमारा जो है इससे हमको क्या पता चल रहा है, F बराबर m इंटू ए। ये फार्मूला हम जाने हैं, m को अभी हम किलोग्राम में लिख दिए और इस त्वरण को 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। जब हम सबको ऐसे लिखेंगे तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये जो हमने यहाँ पे निकाला था, जो हमने अपने उससे किया था, ये देखिए यहाँ पे और क्लियरली आपको समझ में आ जाएगा। तो हम इस बल को F को क्या लिख दिए, न्यूटन लिख दिए, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा था बच्चों, बल F, और इसकी इकाई जब हम निकालेंगे तो 1 न्यूटन की जगह हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो ये दोनों चीज आपस में कोरिलेट है। 1 न्यूटन दिया है तब भी आप जान जाओगे बल कितना लग रहा है, 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या ये लिखा है बल की इकाई तो भी सही है। दोनों राशि आपस में सही है। अगर हम समय को बचाना रहता तो इतनी बड़ी राशि की जगह हम सीधे क्या लिख देते हैं, न्यूटन। और ये MKS पद्धति, मीटर किलोग्राम प्रति सेकेंड, है ना। तो ये देखिए कि किलोग्राम है, मीटर और ये सेकेंड है, इसलिए MKS पद्धति। 6 क्लास में हमने मापन की 3 पद्धतियां पढ़ी, CGS जिसमें सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेकेंड होता है, दूसरी MKS किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है, मतलब सेकेंड होता है 3, और तीसरी होती है फुट, FPS है ना, फुट पाउंड और सेकेंड। फुट मतलब लंबाई के लिए, पाउंड वजन के लिए, द्रव्यमान के लिए, और सेकेंड समय के लिए, है ना। तो यही CGS MKS FKS पद्धति होती है। तो ये जो पद्धति है बच्चों न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये MKS पद्धति है। अब हमको CGS पद्धति में भी अगर लिखना है बल,
है ना। बल की सीजीएस पद्धति में क्या इकाई होती है, तो उसको डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो एसआई यूनिट है जो, या एमकेएस यूनिट है, स्टैंडर्ड यूनिट है, वो न्यूटन है। सीजीएस यूनिट है जो बच्चों डाइन है ना। मतलब एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट होती है। एमकेएस में हमने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर पढ़ा, सीजीएस में हम इसको डाइन बोलेंगे और इसको हम एसआई यूनिट में न्यूटन बोलेंगे। इन दोनों का आपस में हमको रिलेशन निकालना है ना, कि न्यूटन है जो कितने डाइन के बराबर होता है। तो हम कैसे निकालेंगे बच्चों, 1 न्यूटन का फार्मूला हम जानते हैं, 1 किलोग्राम गुणित 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब हम इसको सीजीएस में बदलेंगे, मतलब किलोग्राम को सीजीएस में बदलना होगा तो हम किस में बदलेंगे, ग्राम में, और मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में, जी, है ना। और समय को सेकंड में बदलेंगे, ये है एम के और ये एस, एम के एस पद्धति, है ना। लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और समय का मात्रक सेकंड, तो ये एम के एस पद्धति है। और ये सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब द्रव्यमान का ग्राम और समय का सेकंड। सेकंड तीनों सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस में सेकंड ही रहता है, लेकिन ये कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एक डाइन किसके बराबर हो गया बच्चों, हम यहाँ पे ग्राम और सेंटीमीटर लिख दिए। अब हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में बदलेंगे और मीटर को सेकंड में, हम इनकी इकाई लिख देंगे। देखिए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 1000 और 100 का हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1 लाख, या 10 में 5 का पावर, है ना, 10 रेज़ टू दी पावर 5 इसको पढ़ते हैं, 10 में 5 की घात। और यहाँ पे जी को जी ग्राम और सीएम मतलब सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो हम 1 न्यूटन बराबर बच्चों 10 घाते 5 डाइन बोलते हैं। तो ये सीजीएस और ये एमकेएस, इन दोनों पद्धति का आपस में रिलेशन है। तो इस पॉइंट को आप जरूर ध्यान रखिएगा, 1 न्यूटन बराबर 10 घाते 5 डाइन, और डाइन बराबर न्यूटन निकालना होगा तो 1/10 घाते 5 का इससे डिवाइड कर देंगे तो अपना ये निकल आएगा। अब हम कुछ इनके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। How much force needs to be applied on a body of mass 3 kg to give it an acceleration of 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें बोल रहा है 3 किलोग्राम वजन की वस्तु को 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण देना है अगर हमको, तो कितना बल लगाना पड़ेगा। इसमें बल पूछ रहा है, तो बल बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान गुणित त्वरण। तो द्रव्यमान है 3 किलोग्राम और त्वरण कितना है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हम इन दोनों को गुणा कर दें तो हमारा आंसर आ गया 6 न्यूटन, है ना। या हम 6 में इकाई दूसरी लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या हम खाली न्यूटन भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न है, फोर्स ऑफ 20 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी ऑफ मास 5 kg, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। अब हमको त्वरण निकालना है, बोल रहा है कि हम 5 किलोग्राम की वस्तु में 20 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो हम उसकी गति में किस प्रकार या उसको कैसा त्वरण दे सकते हैं, कैसा एक्सेलरेशन दे सकते हैं। तो हम जानते हैं बच्चों, हमारा फार्मूला होता है F बराबर m इंटू ए, है ना। तो हम m की जगह हमको a निकालना है, तो ये फार्मूला हमारा चेंज हो जाएगा और हम लिख देंगे a इक्वल टू F अपॉन m। इस m को हम यहाँ पे व्युत्क्रमानुपात में ले जाएंगे, F की जगह हम 20 लिख देंगे, है ना, 20 न्यूटन है, और हमारा जो मास है, द्रव्यमान है 5 किलो। तो हम इस 5 किलोग्राम तो इसको डिवाइड कर देंगे तो उत्तर कितना आ जाएगा बच्चों, 4, है ना। और एक्सीलरेशन है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण हम 20 न्यूटन का बल 5 किलोग्राम की वस्तु में लगा के उसमें हम 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण पैदा कर सकते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल की ओर। परिणामी बल क्या होता है बच्चों, ये क्या होता है जानना हमको बहुत जरूरी। जब हम विराम से गति या गतिशील से विराम में वस्तुओं को लाते हैं तो हम कैसा बल लगाते हैं, क्या हम हर वस्तु को कर सकते हैं, हम किस डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, कैसे लगा रहे हैं, ये सब उन चीज़ों पर निर्भर करता है। तो परिणामी बल बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, उसको दिशा के द्वारा हम बता सकते हैं। जैसे इस चित्र में पुशिंग अ हैवी बॉक्स इन सेम डायरेक्शन, आप देख सकते हैं बच्चों, ये जो 2 लड़के हैं ये हैवी बॉक्स को एक ही दिशा में, है ना, पुश कर रहे हैं, दोनों एक ही दिशा में इसको दबा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो अब देखिए इनका परिणामी बल क्या होगा। इसका परिणामी बल हम देखते हैं, ये
अगर 40 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और ये 50 न्यूटन का बल लगा रहा है, दोनों मिल के लगा रहे हैं, तो आप जान रहे हैं दोनों की ताकत मिलेगी तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक ही दिशा में काम करें और बॉक्स जल्दी सरकेगा। तो यहाँ पे परिणामी बल क्या होगा बच्चों, जब एक ही दिशा में हम बल लगाते हैं, एक से ज़्यादा बल लगाते हैं, तो परिणामी बल उनको जोड़ के निकालते हैं ना, क्योंकि दिशा सेम है। तो हम 40 न्यूटन और 50 न्यूटन के बल को जोड़ेंगे तो परिणामी बल जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 90 न्यूटन, है ना, क्योंकि दो जन का काम कर रहा है फोर्स, तो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो बढ़ जाएगा। कल्पना करिए कि दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में बल लगा रहे हैं, एक इस तरफ आ गया और दूसरा जो लड़का इस तरफ आ गया, तो क्या होगा। तो हम इस चित्र के माध्यम से बता सकते हैं कि जो ज़्यादा बल लगा रहा है वो दूसरे की तरफ धकेल पाएगा। मान लीजिए येलो टी शर्ट वाला जो बच्चा है 50 न्यूटन का बल लगा रही है 40, और यहाँ पे आके ये खड़ा हो गया, तो गाड़ी किसकी ओर आ जाएगी, गाड़ी ये जो पिंक टी शर्ट वाला लड़का जो 40 न्यूटन का बल लगा रहा है उस तक पहुंच जाएगी। इसको देखिए हम इस तरीके से समझा सकते हैं। ये देखिए अब क्या हो रहा है, ये बॉक्स को दो लड़के अलग अलग मतलब अपोजिट डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं। ये अगर ईस्ट की ओर धक्का दे रहा है तो ये वेस्ट की ओर धक्का दे रहा है, और दोनों का जो बल है बच्चों 40-40 न्यूटन का, ये भी 40 न्यूटन का बल लगा रहा है, ये भी 40 न्यूटन का, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में सेम फोर्स लगा रहे हैं, एक प्रकार एक ही परिणाम का बल लगा रहे हैं, एक ही मात्रा का बल लगा रहे हैं। तो क्या ये बॉक्स सरकेगा, नहीं, क्योंकि बल बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर लग रहा है, तो वस्तु जहाँ की तहाँ रहेगी, और परिणामी फोर्स होगा जो दोनों बलों के अंतर के बराबर होगा, 40 - 40 मतलब 0 न्यूटन। लेकिन अगर इसमें से एक भी बॉय ने, एक भी लड़के ने ज्यादा बल लगा दिया, 2 पॉइंट 3 पॉइंट भी ज्यादा, तो गाड़ी वो सामने वाले की तरफ दूसरी दिशा में आगे की तरफ सरका सकेगा। तो यही होता है बच्चों परिणामी फोर्स। अब ये देखिए खेल रस्सा कस्सी का खेल है, दोनों तरफ 3-3 प्लेयर्स हैं, दोनों खिलाड़ी बराबर 100-100 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, तो रस्सी वही की वही रहेगी, अपना बल लगता रहेगा। लेकिन खुदा ना खास्ता किसी का भी बल कम होता है और सामने वाले बल ज्यादा लगाता है, तो हम देखते हैं कि सारे खिलाड़ी गिर जाते हैं और दूसरी टीम जीत जाती है। यहाँ पे परिणामी बल, ये देखिए इसमें भी जो दो तरह का खेल है, ये हम हाथ में बांध के गोल गोल घूमते हैं, और ये सेम देखिए है ना, पूरा बराबर का बल लग रहा है, जिसका भी बल कम होता है गिर जाता है। इसमें भी ये देखिए जिसका भी बल कम होगा झुक जाएगा, उसके ऊपर आ जाएगी। तो ये हु इज पुलिंग एंड पुशिंग टू होम, यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन किसको पुल और पुश कर रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है ना। परिणामी बल अभी यहाँ पे बराबर बराबर काम कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा है इसमें कौन किसको किसकी तरफ खींच रहा है, कौन धक्का दे रहा है। अब हम इनको संतुलित बल और असंतुलित बल के माध्यम से पढ़ते हैं बच्चों। जो बल होता है परिणामी बल के बाद अगला संतुलित बल क्या होता है, असंतुलित बल। ये परिणामी बल का ही एक नया टर्म है। हम जानते हैं बच्चों कि हम किसी भी विराम को, वस्तु को गतिशील या गतिशील को विराम में बदलना है तो हम किस प्रकार के बल से बदलेंगे। जैसे इस चित्र में देखिए बच्चों, संतुलित बल जो परिणामी बल है बराबर है ना, दोनों ये देखिए विपरीत डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। ये F1 बल नाम दिए दिए और F2, और यहाँ पे हमने क्या किया है, जो F1 है और जो F2 है जो बराबर है, बिल्कुल बराबर, और चूंकि विपरीत दिशा में है ना, तो क्या होगा, शून्य हो जाएगा। विपरीत दिशा में काम करेंगे तो F1 = -F2 लिखा है, तो परिणामी बल जो संतुलित हो गया, बराबर हो गया, शून्य हो गया, तो वस्तु जहाँ की तहाँ रहेगी। लेकिन अगर इसमें से एक भी बल का मान चेंज होगा तो वस्तु जिस तरफ ज्यादा बल उस तरफ सरक जाएगी। तो बच्चों जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु गति नहीं करती, अर्थात नेट फोर्स जो होता है शून्य होता है, तो ऐसे बल संतुलित बल कहलाते हैं। यह बल, ऐसे बल किसी भी वस्तु की गति, अवस्था, स्थिति में परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन नहीं कर सकते, है ना। लेकिन जब वस्तु गति कर रही है, दिशा परिवर्तित कर रही, अवस्था परिवर्तित कर रही, अर्थात वहां पे नेट फोर्स शून्य नहीं है, तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। और यही बल, इसी प्रकार के असंतुलित बल वस्तु की गति में परिवर्तन, वस्तु की दिशा में परिवर्तन, वस्तु की अवस्था में परिवर्तन, साथ ही वस्तु के आकार एवं आकृति में भी परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब शुरू में हम जो इफेक्ट ऑफ फोर्स पढ़े 5 प्रकार के, वो असंतुलित बल के द्वारा ही हो सकते हैं। जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं और वस्तु गति करती है, अर्थात परिणामी बल शून्य नहीं है, तो ऐसे बल असंतुलित बल कहलाते हैं। और विराम में रखी वस्तु पर हम असंतुलित बल लगाकर ही गतिशील बना सकते हैं और गतिशील वस्तु को विराम में ला सकते हैं। अब बच्चों हम कुछ अपना स्व आकलन कर लेते हैं क्लास के बाद, है ना, क्या हमारे आंसर्स हमको निकल रहे हैं।
तो SI यूनिट ऑफ फोर्स इज, आप सोचिए क्या है, मैं फिर इसका उत्तर बता रही हूँ। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। इसमें से हमको छांटना है बच्चों। ऑप्शन है जूल, न्यूटन, डाइन, कूलम, तो इसका आंसर होगा न्यूटन। यदि किसी वस्तु पर एक ही दिशा में 2 बार बल लगाया जा रहा है तो परिणामी बल ज्ञात किया जा सकता है दोनों बलों को। ऑप्शन देखते हैं, जोड़कर, घटाकर, भाग देकर, गुणा करके। तो बच्चों जब हम एक ही दिशा में लगा रहे हैं तो हम जानते हैं परिणामी बल को हम जोड़कर ज्ञात कर सकते हैं। रेलगाड़ी में ब्रेक लगाने से उसकी चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? सोचिए आप, ब्रेक लगाने से रेलगाड़ी क्या होती है, रुक जाती ना, गतिशीलता से विराम अवस्था में आ जाती है। अ पुश और अ पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। ये देखिए ऑप्शन भी दिया, स्पीड, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दिस, तो इसका आंसर होगा फोर्स। निम्न में कौन सा या कौन से बल के प्रभाव है या है? ऑप्शन छांटना है। पहला है विराम अवस्था की वस्तु को गति प्रदान करना, दूसरा है गति की दिशा में परिवर्तन, तीसरा वस्तु के आकार एवं आकृति में परिवर्तन, चौथा सभी सही हैं। तो बल के प्रभाव क्या है बच्चों? इसमें क्या आएगा आंसर? सभी सही हैं। अब ट्रू और फॉल्स बताना है। किसी विराम अवस्था की वस्तु को गति प्रदान करने एवं गतिशील वस्तु को विराम अवस्था में लाने के लिए हमें उस वस्तु में बल लगाना पड़ता है। बताइए, विराम को गति और गति को विराम, सही है कि गलत? इट्स ट्रू। बल का मात्रक जूल है। सोचिए आप। नो, रॉन्ग। यदि किसी वस्तु पर विपरीत दिशा में 2 बल लगाया जाता है तो परिणामी बल उन दोनों बलों के योग के बराबर होता है। अब देखिए बच्चों, बल विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो परिणामी बल को जोड़ेंगे कि घटाएंगे? गलत। 1 न्यूटन बराबर 10,000 डाइन, यह भी गलत है। 10 में 5 का पावर है ना, तो क्या होगा? 1 लाख होगा। गलत है ये। बल बराबर होता द्रव्यमान गुणित वेग, यह भी गलत है, क्योंकि बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण। वेग की जगह हम क्या लिखते हैं? त्वरण। इस तरीके से बच्चों हमारी आज की ऑनलाइन क्लास या हमारा आज का जो वीडियो क्लास है ख़त्म होता है। उम्मीद है आप लोग को कंटेंट समझ में आया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको तुरंत मिलते हैं अगली क्लास में, जहाँ हम पढ़ेंगे बल के प्रकार। बाय बाय।